नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित किया। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज के भारत दौरे पर खुशी जताई। पीएम ने कहा कि यह बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि मेरे दोस्त ओलाफ सोल्ज चौथी बार भारत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर का दौरा भारत जर्मनी के संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। रिपोर्ट देखिए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने पीएम मोदी से की मुलाकात। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज नई दिल्ली में आयोजित भारत और जर्मनी के बीच 7वें अंतर सरकारी परामर्श में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। गुरुवार को स्कोल्ज ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट किया। उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को स्कोल्ज ने पीएम मोदी के साथ मिलकर संबोधित भी किया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने हिंदी में किया ट्वीट। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, इस दुनिया में हमें मित्रों और सहयोगियों की आवश्यकता है जैसे भारत और जर्मनी। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली में स्नेहपूर्वक स्वागत के लिए दिल से धन्यवाद। भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित करते हुए कहा, हर कदम हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। ये साल भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25वां साल है। अब आने वाले 25 साल इसे नई बुलंदी देने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आने वाले 2025 साल के लिए विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया है। मेरे मित्र चांसलर सोल्ज चौथी बार भारत आए हैं। पहले मेयर के रूप में और 3 बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहां सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। यानी हर कदम हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। साथियों, ये साल भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। 7वीं आईजीसी बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ 7वीं आईजीसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये आपकी तीसरी भारत यात्रा है और ये मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी बैठक।
बर्लिन में हुई पिछली आईजीसी बैठक के दौरान हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। 2 सालों में हमारी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना। इसके अलावा उन्होंने कहा, विश्व तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे में भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी एक मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के अवसर पर आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। एक्सीलेंसी, ये आपकी तीसरी भारत यात्रा है और सौभाग्य से ये मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग है। एक प्रकार से ये हमारी मित्रता का ट्रिपल सेलिब्रेशन है। एक्सीलेंसी, 2022 में बर्लिन में हुई पिछली आईजीसी के दौरान हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। 2 सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। एक्सीलेंसी, विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है, यह 2 समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। इस संबंध में पिछले हफ्ते आपने जो फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी जारी की है, उसका स्वागत है। एक्सीलेंसी, मुझे खुशी है कि अपनी पार्टनरशिप को एक्सपांड और एलिवेट करने के लिए हम कई नए और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ले रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट से होल ऑफ नेशन की अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और युवा टैलेंटेड को जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आज रोड मैप ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जारी किया जा रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन और सुदृढ़ बनेगा। अभी हमने जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कुछ देर में हम सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। इस दौरान जर्मनी के चांसलर ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक सफलता के लिए सच्चे, वास्तविक और समावेशी लोकतंत्र की जरूरत होती है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से मिल रहे हैं, जो दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात के बाद द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने यहां अपने सरकारी आवास पर शोल्स का स्वागत कर रक्षा, व्यापार एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। स्पेशल डेस्क, एएनबी न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 9 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इनमें करहल, खैर, कुंदरकी, मझवा, सीसामऊ, कटेहरी, फूलपुर, मीरापुर और गाजियाबाद सदर सीट शामिल है। इन सीटों पर होने वाले मुकाबले बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष
प्रतिनिधि अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तंज कसा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। रिपोर्ट देखिए। 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप की होगी जीत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तंज कसा और कहा, करहल की जनता सिर्फ इस चुनाव में नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। बीजेपी के लोग सिर्फ हवा बनाते हैं, लोकसभा चुनाव में भी हवा बनाई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जिस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कहा, हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे और जो यह अत्याचार, अन्याय, जंगल राज वाली सरकार चल रही है, उससे मुक्ति दिलाएंगे। वो रिश्तेदारवादी निकले और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए? क्या स्थिति है, क्या रहने वाला? निश्चित तौर से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा और उनको जिताएंगे, और जो अत्याचार अन्याय वाली सरकार चल रही है, जंगल राज वाली सरकार चल रही है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। सपा की साइकिल पंचर करके उसे सैफई भेजेगी जनता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 9 सीटें जीतने जा रहा है। जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके उसे सैफई भेजने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है। यह वंचितों, दलितों और पिछड़ों के साथ धोखा है। जनता इसका जवाब देने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, लेकिन उनकी टाई फिस हो गई है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है, और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। 13 नवंबर को कमल के फूल को ऐसा खिलाएगी कि श्री अखिलेश यादव जी को ये समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य। अच्छा, कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाई फिस हो गया। 5 सीटें मांग रही थी। वो 5 मांग रही थी कि 10 मांग रही थी, इससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उपचुनाव को लेकर कहा, कल अधिकृत प्रेस वार्ता करके प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि हम 9 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वहाँ वे अपना झंडा और कार्यालय सौंप दे। निषाद पार्टी, अपना दल अपने सहयोगियों को देखे। उन्हें समझना चाहिए कि जब गठबंधन होता है तो ये सारी चीजें होती है। कल अधिकृत प्रेस वार्ता करके प्रभारी श्री अविनाश पांडे जो महामंत्री हैं, श्री अजय राय जी
जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने संयुक्त वार्ता में स्थिति स्पष्ट कर दिया कि हमें 9 सीटों पर मिलजुल कर लड़ेंगे। जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भरपूर सहयोग देंगे। जब प्रभारी और अध्यक्ष ने कह दिया है तो हर कांग्रेसजन उसका पालन करेंगे और एक निर्णय है जिसका सभी अब भारतीय जनता पार्टी अपना घर देखे। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, वहां भी उन्हें चाहिए कि अपना झंडा और अपना कार्यालय सौंप दें। निषाद पार्टी लगातार कह रही थी, उसको देखें, अपना दल को देखें, अपने सहयोगियों को देखें। उन्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में ये सारी बातें होती हैं, बातचीत होती है, फिर निर्णय वही होता है जो पार्टी है। बात करें करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव की तो बीजेपी के दांव ने सीट को और दिलचस्प बना दिया। बीजेपी ने बुधवार को अनुजेश यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। अनुजेश यादव सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव की पति है, जबकि सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव उनके भतीजे हैं। इस लिहाज से सैफई परिवार और उनके रिश्तेदार के बीच मुकाबला होगा। तो बड़ा सवाल बनता है कि इस फूफा और भतीजा की लड़ाई में कौन जीत हासिल करता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। हालांकि यह सत्र कुछ मायनों में अलग ही दिखाई देगा। दरअसल 14वीं विधानसभा में जिन विधायकों की आवाज पूरे सत्र में गूंजा करती थी, वे आवाजें 15वीं विधानसभा में सुनने को नहीं मिला करेंगी। हरियाणा की 15वीं विधानसभा में हरविंदर कल्याण को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने स्पीकर के लिए हरविंदर कल्याण का नाम प्रस्तावित किया, जिसका रणवीर गंगवा ने समर्थन किया। अन्य प्रस्ताव नहीं होने पर प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान ने हरविंदर कल्याण को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट देखिए। हरविंदर कल्याण बने स्पीकर। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में हरविंदर कल्याण को सर्वसम्मति से विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने स्पीकर के लिए हरविंदर कल्याण का नाम प्रस्तावित किया, जिसका रणवीर गंगवा ने समर्थन किया। अन्य प्रस्ताव नहीं होने पर प्रोटेम स्पीकर ने हरविंदर कल्याण को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सीधौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। आपके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। आप झारखंड से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक अनुभव है। आप झारखंड से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक समझ रखते हैं। गत 10 वर्षों में अनेक संसदीय समितियों में आपने विधायी कामकाज को पूरी निष्ठा से किया है। गर्व की बात। सीएम नायब सिंह ने ली शपथ। इससे पहले विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान ने सभी चुने गए विधायकों को बधाई दी। इसके बाद विधायकों ने शपथ लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायक के तौर पर शपथ ली।
मैं लायक सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सदन में भिड़े अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल कैबिनेट मंत्री अनिल विज और विपक्ष में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने हो गए। नए विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देने के दौरान अनिल विज ने कहा कि आपने सदन में बहुत अच्छा व्यवहार रखा है। हालांकि पहले विपक्ष में रहते हुए मुझे सबसे ज्यादा बार सदन से बाहर निकाला जाता था। हुड्डा साहब के पास जो भी कुछ कहने को था उस पर हरियाणा की जनता ने कांटा लगा दिया है। विज के बयान पर कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, यदि विधानसभा के स्पीकर चुनाव को सरकार विवादित बनाना चाहती है तो हम वॉकआउट कर देते हैं। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी और ये भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। कांटा लगा दिया और प्रजातंत्र में मैं आप पर कितनी बार कांटा लगा, मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूं बस। देखो ये स्पीकर के 7 बार के विधायक, मैं भी 7 बार का हूँ, हम दोनों सत्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादित बनाना चाहते हैं तो हम लोग वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, कोई हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब आपने किया, अगर अध्यक्ष महोदय आपने किया तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा साहब व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ, ये नहीं है। निवेदन आई एम नॉट एनी आई एम आपने समय दिया, आई एम आंसरिंग विच यू आर मेंशन्ड, उसके मैं खड़ा हुआ हूँ। आई एम मेंशनिंग विच यू आर मेंशन्ड इन योर, मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। रघुवीर कादियान बने प्रोटेम स्पीकर। हरियाणा में 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सबसे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे वरिष्ठ विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, जिसके बाद कादियान ने अन्य विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले विधायकों में 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार शपथ ले रहे हैं। इनमें बीजेपी के 23 और कांग्रेस के भी 13 विधायक शामिल हैं। 180(1) द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक को हरियाणा विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुझे सदन को यह भी सूचित करना है कि हरियाणा के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया है जिसके समक्ष हरियाणा विधानसभा का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा तथा हस्ताक्षर करेगा। विधानसभा में नहीं दिखेगी ये बुलंद आवाज।
दरअसल हरियाणा में 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में शपथ लेने वाले विधायकों में 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार शपथ ले रहे हैं। इनमें बीजेपी के 23 और कांग्रेस के भी 13 विधायक शामिल हैं। वहीं इस बार पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी, पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा, कंवरपाल गुर्जर और जेपी दलाल की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। इनमें से मनोहर लाल केंद्र में पहुंच गए तो किरण चौधरी राज्यसभा में। इसके साथ ही कई विधायक चुनाव हार गए। वहीं आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है। वो खरौंडा विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। चक्रवात दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ समंदर में ऊंची लहरें देखने को मिली। 3 राज्यों में इसका असर दिख रहा है और कई जगह भारी बारिश हुई है। ओडिशा और बंगाल में 12.5 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। ओडिशा के तट से टकराया साइक्लोन दाना। साइक्लोन दाना शुक्रवार सुबह ओडिशा के तट से टकराया। बता दें कि तूफान दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक में दिखा। दोनों राज्यों में भारी बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार की सुबह तक तूफान का असर जारी रहा। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही। राज्य के अधिकतम हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उथल-पुथल देखी गई। IMD ने 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड वार्निंग भी जारी की थी। इसमें मयूरभंज, कटक, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर शामिल थे। चक्रवात दाना का लैंडफॉल। वहीं चक्रवात को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, ताजा जानकारी के अनुसार चक्रवात दाना ने 24-25 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लैंडफॉल किया। यह आज सुबह 7 बजे तक जारी रहा। लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 82 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कहीं भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमने उचित योजना और निष्पादन के कारण ये लक्ष्य हासिल किया है। हमने 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एयरपोर्ट सेवाएं सामान्य हो गई है। पहली उड़ान सुबह 9 बजे भुवनेश्वर में उतरी और आज दोपहर 1 बजे तक सभी सड़क अवरोध बहाल कर दिए गए हैं। वहीं IMD के DG डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने चक्रवात दाना पर कहा, यह धीरे धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है और आज शाम तक यह कमजोर होते हुए गहरे दबाव में बदल जाएगा, लेकिन बारिश जारी रहेगी। भारी से बहुत भारी बारिश अभी हो रही है। मयूरभंज, भद्रक, बालासोर के ओंझार में बारिश होगी। The latest information, cyclone Dana made landfall at midnight of 24th and 25th between Bhitarkanika and Dhamra. The process continued till 7 AM today. During the landfall, the wind speed was 80 to 100 km/h. There has been no report of any casualty anywhere. We have achieved the target of 0 casualty due to proper planning and execution. We have shifted more than 6 lakh people to safer places. About 6,000 pregnant women were also shifted to health care centers and Mahagrahas. 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहा लैंडफॉल टाइम। 1 to 2 मीटर्स कम सर्ज भी डेवलप हुआ, स्पेशली भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये केंद्रापड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हिट किया है। अभी नून के टाइम पर वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जैसे कोस्टल ओडिशा में केंद्रीभूत है और ये भद्रक से लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर सकता है
और आज शाम तक वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा ओडिशा के ऊपर। इसके प्रभाव में अभी विंड स्पीड जो चल रहा है वो है 65 to 75 किलोमीटर स्पेशल ओवर बालासोर, भद्रक और जो मयूरभंज, केवंझर, जाजपुर इलाका का आसपास एरिया में चल रहा है। बता दें कि तूफान का दाना नाम सऊदी अरब ने दिया। इसका मतलब उदारता होता है। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो उसे नाम देना जरूरी हो जाता है। यही हवा अगर 137 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती या पार हो जाती तो उसे चक्रवाती तूफान कहते। स्पेशल डेस्क ANV न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।